हेलो स्टूडेंट्स, आज वाले लेक्चर में हम सीखने वाले हैं बेटा तीन चीजें। एक रहेगा स्टॉक नोटेशन, दूसरा होगा एक्सेप्शनल केसेस और तीसरा रहेगा एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हमने पेरोक्साइड कैसे निकालते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में कैसे ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, इसके अलावा पॉलीएटॉमिक आयंस के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज के लेक्चर में तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे और फिर इन सारे टॉपिक पर जितने भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं उनको नेक्स्ट वाले लेक्चर में ढेर सारे एमसीक्यूज उन्हीं पर बेस्ड सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कौन से टॉपिक से? स्टॉक नोटेशन से। स्टॉक नोटेशन को लाइटली लेना नहीं है बेटा, बहुत सारी जगह इसे पढ़ाते भी नहीं है, बट क्योंकि एनसीईआरटी ने इसका डेफिनेशन दिया हुआ है, इस पर उन्होंने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं एनसीईआरटी ने, तो आपको ये पता रहना चाहिए। ठीक है, तो स्टॉक नोटेशन एक्चुअल में होता क्या है? ये होता है, इसमें करते क्या है, कई बार ऐसा होता है कि कुछ जो मेटल्स होते हैं उन मेटल्स के एक से ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 भी होता है, +3 भी होता है। या मर्क्यूरी के ऑक्सीडेशन नंबर +1 भी होते हैं, +2 भी होते हैं। तो कई बार होता है ऐसा कि जहां मेटल्स होते हैं वहां मेटल के अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर हो जाते हैं। तो जब हम कंपाउंड का फॉर्मूला लिखते हैं तो उसमें मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर मेटल के सिंबल के बाद ही लिख देते हैं, नॉन मेटल का नहीं, सिर्फ किसके लिए? मेटल का। इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक नोटेशन। तो एक्चुअल में स्टॉक नोटेशन क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज रिटन आफ्टर सिंबल ऑफ मेटल, आफ्टर सिंबल ऑफ मेटल। तो मेटल के सिंबल के बाद जो हम ऑक्सीडेशन नंबर को लिख देते हैं, किसमें? रोमन न्यूमेरल में। रोमन न्यूमेरल किसको बोलते हैं बेटा? जहां पर जो 1 होता है उसे हम किससे दिखाते हैं? ऐसे आई से। जहां 2 होता है उसे इस तरीके से, 3 होता है उसे इस तरीके से, 4 होता है उसे IV से। इसे हम बोलते हैं क्या? रोमन न्यूमेरल। तो इस रोमन न्यूमेरल को शो कर देते हैं फॉर्मूले के अंदर ही उसके ऑक्सीडेशन नंबर को दिखाने के लिए। ठीक है, नॉन मेटल के लिए नहीं। ठीक है, इस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक नोटेशन। एग्जांपल के लिए देखना, जैसे हमारे पास एक मॉलिक्यूल दे रखा है, कौन सा? FeCl2। एक फॉर्मूला दे रखा है। अगर हम इसका स्टॉक नोटेशन लिखना चाहेंगे तो हमें पता है आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +2। तो जब हमें इसका स्टॉक नोटेशन लिखने के लिए बोलेगा, ये एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जर्मन साइंटिस्ट थे, अल्फ्रेड स्टॉक, उनके नाम पर रखा हुआ है ये Fe, ये होता है 2 और ये हो जाएगा Cl2। ये वाला जो नोटेशन है जिसमें आपको क्या दिखाई दे रहा होगा कि जो मेटल है उसके सिंबल के जस्ट बाद उसी का ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन रोमन न्यूमेरल में। इस नोटेशन को हम क्या बोलते हैं बेटा? स्टॉक नोटेशन बोलते हैं। तो ये स्टॉक नोटेशन ऑफ FeCl2 हो गया। क्लियर हुआ क्या? ऐसा ही अगर हमारे पास क्या रहा, FeCl3, तो FeCl3 में आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा? +3। तो इसका जो स्टॉक नोटेशन लिखेंगे वो क्या हो जाएगा? Fe, यहां पर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा Cl3। ये स्टॉक नोटेशन किसका हो जाएगा? FeCl3 का। और इनके नाम भी अलग अलग होते हैं बेटा। अगर मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर अलग होता है तो उसमें हम अलग अलग नाम भी यूज करते हैं। नाम कैसे लिखते हैं, इसके लिए आपको रूल ध्यान क्या रखना है कि जो भी हायर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है, ठीक है, जो भी हायर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर होता है उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं इक। वहीं पर जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होता है, लोअर स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है उसके लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? अस। एग्जाम्पल के लिए जो FeCl2 है, ठीक है, उसके लिए हम नाम क्या लिखेंगे? फेरस क्लोराइड। इसका नाम क्या हो जाएगा? फेरस क्लोराइड। यहीं पर जब हम FeCl3 लिखेंगे, अब वो स्टॉक नोटेशन के फॉर्म में लिखे या नहीं, नाम तो वही रहेगा। ठीक है, इसका नाम क्या रहेगा? फेरिक क्लोराइड। तो ये इसका नाम का स्टॉक नोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी ने भी ये मेंशन कर रखा है अस और इक कहाँ यूज करते हैं, तो आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, स्टॉक नोटेशन तो यहाँ पर रोमन न्यूमेरल यूज कर लेंगे, उसे एक को बोल देंगे, उसका नाम से कोई लेना देना नहीं है।
ठीक है, ऐसे ही देखना, अगर मैं Hg2Cl2, ठीक है, इस कंपाउंड का अगर मैं स्टॉक नोटेशन लिखना चाहूं तो इसमें मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2Cl का -2, इसका 2 का +2, एक Hg का कितना आ जाएगा, +1। तो ये क्या हो जाएगा, Hg2, ये 1 और ये हो जाएगा Cl2। समझ में आ गया। ऐसे ही एक और भी हो सकता है HgCl2, इसका स्टॉक नोटेशन क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन नंबर मरकरी का यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इन दोनों के अगर हम नाम लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, ये ऊपर वाला हो जाएगा मर्क्यूरस, ये हो जाएगा मर्क्यूरस क्लोराइड। यहीं पर ये नीचे वाला जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर जहां पर लिखेंगे उसके नाम में क्या लगा देंगे, इक लगा देंगे, तो ये हो जाएगा मर्क्यूरिक क्लोराइड। समझ में आया। तो ऐसे नाम बहुत सारी जगह पर यूज होते हैं बेटा, ठीक है, ऐसे नाम क्या होते हैं, बहुत सारी जगह पर यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं इन्हीं के लिए। जैसे हमने मर्क्यूरस मर्क्यूरिक बोला है, वैसे ही कुछ और भी नेम है, ये आपको पता रहने चाहिए, क्योंकि कई बार वो नेम दे देगा तो आपको फॉर्मूला लिखते बनना चाहिए। ठीक है, जैसे यहां देख लेते हैं, हमारे पास क्या है, SnCl2, इसमें टिन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो इसका स्टॉक नोटेशन ऐसा लिख देंगे। वैसे एक होता है SnCl4, तो इसमें टिन का ऑक्सीडेशन नंबर 4 हो जाएगा, तो इसका स्टॉक नोटेशन हम ऐसा लिख देंगे। तो हम दोनों चीजें यहां सीख रहे हैं, स्टॉक नोटेशन भी लिख रहे हैं और इसका नाम लिखना भी सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये ऊपर वाले का नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि वो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, यहीं पर यहां देखना SnCl4, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्योंकि ये हायर स्टेबल वाला ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये हो जाएगा स्टेनिक क्लोराइड। क्लियर हुआ। ऐसे ही गोल्ड के लिए भी होता है, AuCl होता है और एक होता है AuCl3 होता है। इसका जब हम नाम लिखेंगे तो इसका स्टॉक नोटेशन लिखेंगे तो ऐसा लिखेंगे, इसका जब स्टॉक नोटेशन लिखेंगे तो ये हो जाएगा Au3Cl3, तो ये ऊपर वाले का नाम हो जाएगा ऑरस क्लोराइड। ठीक है, यहीं पर ये नीचे वाले का नाम क्या हो जाएगा, ऑरिक क्लोराइड। क्लियर हुआ। तो जो हायर वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वहां इक यूज होगा, जो लोअर वाला होगा वहां अस होगा। एक और नाम आपको पता रहना चाहिए, जैसे देखना ये CuCl है, कई बार ये Cu2Cl2 भी लिखते हैं इसे, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर Cu का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही एक होता है CuCl2, यहां पर Cu का ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कॉपर का जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसके लिए नाम क्या लिखेंगे, क्यूप्रस क्लोराइड, इसके लिए नाम लिखेंगे क्यूप्रस क्लोराइड। यहीं पर जो इसका हायर वाला जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। समझ में आया बेटा। तो यहां दो चीजें हमने सीखी, एक तो सीखा स्टॉक नोटेशन कैसे लिखना है, दूसरा सीखा नाम कैसा लिखना है। तो जो लोअर वाला ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उसके लिए अस, जो हायर वाला ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उसके लिए एक। अब इसके बाद कुछ यहाँ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, इनके स्टॉक नोटेशन हमें लिखना है। खुद से ट्राई करना बेटा, इसको वीडियो को पॉज करके। यहां पर अगर हम गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालें तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर कितना निकल कर आ जाएगा, +3, तो इसका जो स्टॉक नोटेशन होगा ये हो जाएगा Au के बाद ये 3। नॉन मेटल के लिए ऑक्सीडेशन नंबर नहीं लिखते बेटा यहाँ पे स्टॉक नोटेशन में। ठीक है, वैसे यहाँ देखना 4Cl का -4, लीड का क्या हो जाएगा, +4, तो ये क्या हो जाएगा इसका स्टॉक नोटेशन Pb, ये हो जाएगा I4, ये IV4 के लिए, और ये हो जाएगा PbCl4। वैसे यहाँ CrF4 में 4 फ्लोरीन का -4, क्रोमियम का +4 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा Cr, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा क्या, F4। समझ में आ गया। तो कुछ इस तरीके से स्टॉक नोटेशन लिखा जाता है, बहुत ही सिंपल चीज है। इसमें जो ज्यादा चीज जो हमें बाद में काम आएगी वो था अस और इक कहाँ यूज करते हैं। क्लियर हुआ। अब इसके बाद ये हो गया हमारा पहला टॉपिक, स्टॉक नोटेशन, बहुत छोटी सी चीज थी बताइए। नेक्स्ट हमें कुछ एक्सेप्शनल केसेस पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ 5-6 एक्सेप्शनल केसेस पढ़ेंगे, उनको ध्यान में रखना, क्योंकि ये कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके लिए हमने रूल नहीं पढ़े हुए हैं। जैसे सबसे पहला वाला क्या दिखेगा आपको, PbS। ठीक है, अब यहाँ ना तो हमने सल्फर के लिए रूल पढ़ा है और ना ही हमने लीड के लिए रूल पढ़ा है। जब हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जिनके लिए हमने रूल नहीं पढ़ा है तो उनके ग्रुप के हिसाब से निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ जो ये सल्फर है ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है लीड के कंपैरिजन में, क्योंकि ये नॉन मेटल है।
यूजुअली नॉन मेटल हमेशा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। तो ये मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो जो भी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उसको इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर दे देंगे। मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर दे देंगे किसके हिसाब से? अकॉर्डिंग टू ग्रुप। अकॉर्डिंग टू ग्रुप। अब इसका ग्रुप कौन सा है? सल्फर का ग्रुप है कौन सा? 16। ग्रुप 16 में और कौन आता है? ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन का जनरल ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा वही हम सल्फर को भी ज्यादातर जगहों पर दे देंगे। ठीक है, मतलब एक्चुअल में ये ग्रुप 16 में कौन होता है? ऑक्सीजन होता है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर सिमिलर टू ऑक्सीजन हो जाएगा। ठीक है, या हम मिनिमम कैसे निकाल सकते थे? इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 6 - 8, तो क्या आ जाता? -2। ये हो जाता है इसका मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर। तो सल्फर को हम क्या दे देंगे? -2। अब हमें पता है कि समेशन 0 लाना है, तो सल्फर का -2, तो लीड का क्या हो जाएगा? +2। समझ में आया बेटा? बहुत सिंपल सी चीज है। दूसरा देखना, एक एग्जांपल है SCN-। ठीक है, अब ये जो SCN- है, ठीक, ये जो आयंस है इसको हम आगे भी पढ़ेंगे। थायोसाइनेट आयन बोलते हैं इसे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाले चैप्टर में ये बहुत बार आएगा। यहां पर देखना, ना तो हमने सल्फर के लिए रूल पढ़ा है, ना तो हमने कार्बन के लिए रूल पढ़ा है, ना तो हमने नाइट्रोजन के लिए रूल पढ़ा है। तो फिर हम क्या करेंगे? जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम्स हैं उनको उनके ग्रुप के हिसाब से मिनिमम ऑक्सीडेशन नंबर दे देंगे। नाइट्रोजन कौन से ग्रुप का पार्ट होता है? 15 का पार्ट होता है, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 5। इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 5। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, तो इसका जो मिनिमम वाला ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 - 8, मतलब कितना हो जाएगा? -3। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा ये हो जाएगा -3। सल्फर का अभी निकालना सीखा हमने, ये कितना हो जाएगा? -2। अब हमें पता है कि समेशन कितना आना चाहिए? -1 आना चाहिए, क्योंकि पूरे आयन पर चार्ज कौन सा है? -1। तो इसका कितना हो जाएगा? ये +4 हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया, जबकि हमने रूल में नहीं पढ़ा था इनके लिए। कैसे निकालना है समझ में आया? ठीक है, अब इसके बाद देखना, अब सल्फर से ही रिलेटेड एक और कंपाउंड है FeS2। इसको एक्सेप्शनल केस में मैं इसलिए लिखा रहा हूं क्योंकि ये गलती कर देंगे यहाँ पर बहुत सारे लोग। यहाँ क्या कर देंगे? अभी हमने 2 जगह सल्फर को -2 बोला है, बट ये बहुत ही अलग केस है। यहाँ पर इसका नाम क्या है? इसको हम आयरन पायराइड भी बोलते हैं। एक्चुअल में ये मेटलर्जी में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं हम इसके फॉर्मूले को। ठीक है, तो ये जो आयरन पायराइट है इसमें होता क्या है? ध्यान देना, इसमें होता है S22- और Fe2+। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा तो आप इसके ऑक्सीडेशन नंबर को गलत कर दोगे बेटा, क्योंकि नॉर्मली ज्यादातर जगहों पर हम सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर क्या ले लेते हैं? -2। इसके पहले वाली 2 एग्जांपल में देखा था हमने। लेकिन यहां पर क्या ध्यान में रखना है? 2 सल्फर पर -2 का चार्ज है। अगर 2 सल्फर पर -2 का चार्ज है तो 1 सल्फर पर कितना आएगा? -1 का। तो यहाँ जो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर आएगा ये कितना आएगा? -1। वहीं पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन जो आएगा वो क्या आएगा? +2। ठीक है, अगर आप इसका -2 ले लोगे तो 2 सल्फर का -4 हो जाएगा, आयरन का +4 लिखना पड़ेगा। आयरन कभी भी +4 में स्टेबल नहीं हो सकता। समझ में आया? तो ये याद रखना पड़ेगा बेटा आपको। ठीक है, इसके पहले वाले जो 2 एग्जांपल है ये फिर भी आप लॉजिकली निकाल सकते हो ग्रुप के कंपैरिजन से, लेकिन ये वाली जो चीज है ये आपको याद रखना ही पड़ेगा FeS2 के लिए। ठीक है, आगे जब इक्विवेलेंट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे तो इसको दोबारा एक बार यूज करेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल केसेस है वो किसका है? ब्लीचिंग पाउडर का। ब्लीचिंग पाउडर को ये एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लिखते हैं CaOCl2। एक्चुअल में ये दो अलग अलग कंपाउंड का मिक्सचर होता है। कौन कौन से? CaCl2 प्लस CaOCl होल ट्वाइस। तो इसको मिलाकर क्या बनेगा? ये Ca2O2Cl4। तो इसको शॉर्ट करके क्या लिख देते हैं? CaOCl2 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहां प्रॉब्लम क्या होगी ध्यान देना। अगर हम केवल फॉर्मूले से डायरेक्टली निकालना चाहेंगे तो हमें पता है कि एक कैल्शियम का +2 होगा, ऑक्सीजन का -2 होगा, तो इसका तो 0 आ जाएगा। लेकिन एक्चुअल में दोनों क्लोरीन का अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होता है। ठीक है, तो यहां ये गड़बड़ हो जाएगी। ये 0 तो क्या है? ये 0 एवरेज वाला नंबर निकल कर आएगा जो कि करेक्ट आइडिया नहीं दे रहा है। तो एक्चुअल में यहाँ CaCl2 में एक होता है Cl- एक आयन, और दूसरा आयन कौन सा होता है? OCl-। ठीक, यहां से OCl-, यहां से Cl-। अब दोनों को अगर देखेंगे तो Cl का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर तो -1 हो जाएगा, लेकिन यहां पर एक ऑक्सीजन को -2 जाएगा। समेशन -1 लाने के लिए क्लोरीन को क्या मिलेगा? +1। तो एक्चुअल में ब्लीचिंग पाउडर ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्लोरीन 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर में होता है।
टू डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन इसमें एग्जिस्ट करते हैं। एक होता है कौन सा, -1, और एक होता है कौन सा, +1। समझ में आया बेटा? ठीक है, तो इसके लिए ध्यान रखना, कुछ जगहों पर आपको इसके क्वेश्चंस दिखाई देंगे। ठीक है, क्योंकि आप फॉर्मूले से निकालोगे तो 0 निकल कर आएगा। जब तक आप इसके फॉर्मूले को, इसमें कौन कौन से आयन है, इसको याद नहीं कर लोगे, तब तक आपके पास करेक्ट आंसर नहीं आ सकता बेटा। क्लियर है? तो ये एक्सेप्शनल केसेस में मैं जो भी एग्जांपल्स करा रहा हूं इसको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद दो जो एग्जांपल्स हैं ये एक्चुअल में किसके हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के हैं। इसको जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस हैं तो ये दोनों एग्जांपल मैं यहां पर भी करा रहा हूं। एक होता है ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स किसको बोलते हैं, इस कंपाउंड को बोलते हैं FeH2O5NO, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रहता है SO4। ठीक, ये नाम ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स क्यों है, क्योंकि ये ब्राउन कलर का होता है। ठीक है, ये ब्राउन कलर का होता है, लेकिन इसमें नॉर्मली ज्यादातर कंपाउंड में हमारे पास क्या निकल कर आता है, Fe या तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है या तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। लेकिन इस कंपाउंड के अंदर जो आयरन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है +1। H2O का तो 0 होता है, ठीक है, NO का होता है यहाँ पर +1 NO का चार्ज, और SO4 का होता है -2, तो समेशन 0 ही आता है। ठीक है, तो इस एग्जाम्पल में क्या ध्यान में रखना है कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe कितना निकल कर आता है, +1। ये प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन आ भी चुका है बेटा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, इसको याद रखना। ठीक है, दूसरा जो कंपाउंड है ये है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। इसको हम सीखेंगे कब, जब हम क्वालिटेटिव एनालिसिस पढ़ेंगे। एनसीईआरटी ने भी ये दे रखा है, इसके अलावा जब हम सॉल्ट एनालिसिस वाला चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर भी ये काम आएगा। ठीक, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसमें क्या होता है, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, 2 सोडियम का हो जाएगा +2, 5 साइनाइड के -5, और NO का यहाँ पर फिर से क्या होगा, +1। समेशन फिर से क्या आ जाएगा, 0। तो यहां ध्यान रखना है कि सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये कंपाउंड का नाम है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ आयरन कितना होता है, +2 होता है। क्लियर हो गया? ये 5 एक्सेप्शन हो गए। सबसे लास्ट 6th वाला एक्सेप्शन देखने वाले हैं, बहुत ही अलग केस है बेटा। ठीक है, Na2S2O3 है, इसका करेक्ट स्ट्रक्चर कैसे दिखाई देगा, कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब यहां प्रॉब्लम क्या है, यहां 2 सल्फर है और दोनों सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर एक्चुअल में अलग अलग होता है। यहां पर देखना Na2S2O3 जो है, अगर हम केवल फॉर्मूले से निकालेंगे तो वो एवरेज वाली वैल्यू आएगी, वो करेक्ट वाली वैल्यू नहीं आएगी, मतलब 2 अलग अलग वैल्यूज नहीं आएगी। यहां 2 सोडियम का कितना हो जाएगा, +2, 3 ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, -6, समेशन 0 लाने के लिए +4, एक सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +2। लेकिन ये +2 कौन सी वाली वैल्यू है, एवरेज वाली वैल्यू है। जब भी हमें ऑप्शन में एक ऑक्सीडेशन नंबर पूछा होगा तब तो हम +2 वाला ही आंसर करेंगे, लेकिन इस स्ट्रक्चर में थोड़ा अलग ऑक्सीडेशन नंबर आता है। कैसे, ध्यान में रखना, इस एक बॉन्ड के लिए ऑक्सीजन को मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1, इस एक बॉन्ड के लिए इसको मिलेगा -1, इसको मिलेगा +1, और इस 2 बॉन्ड के लिए इसे मिलेगा -2, इसे मिलेगा +2। लेकिन बहुत सारे लोगों को गलती क्या हो जाती है, क्योंकि दोनों एटम सेम है तो लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सेम मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ठीक है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यहां पर क्या है, ये 2 सल्फर में इस ऊपर वाले सल्फर को -2 मिलेगा और नीचे वाले सल्फर को +2 मिलेगा। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा ऐसा क्यों है, क्योंकि एक्चुअल में ये जो कंसेप्ट है ये हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है बेटा। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो सल्फर है उसमें 2 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सॉरी 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 लोन पेयर होते हैं। एक्चुअल में उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2। और ये जो बीच वाला जो सल्फर है इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड होने के कारण इसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन वाला टॉपिक डिटेल में तो हम पढ़ते हैं कहाँ, केमिकल बॉन्डिंग में, लेकिन इतना आपको पता रहना चाहिए, हमने नॉमेनक्लेचर में भी सीखा था कि sp2 वाले के लिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, ठीक है, इसकी जो इलेक्ट्रॉन सल्फर जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी ये ज्यादा होगी एज कंपेयर टू उस सल्फर से जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। समझ में आ गया? तो दोनों जगह भले एटम सेम है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है डबल बॉन्ड कार्बन, उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन। ठीक, तो वैसे ही यहां पर क्या हो जाएगा कि जो sp2 वाला जो सल्फर है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम नहीं है, इससे पहले वाले सारे एग्जांपल जो भी हमने स्ट्रक्चर्स में देखे थे वहां हाइब्रिडाइजेशन सेम थे बेटा, इसलिए हमें कभी इसकी जरूरत नहीं पड़ी।
ठीक है। लेकिन जहां पर सेम एटम होंगे फिर भी अगर हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग होते हैं, सेम नहीं। ठीक है, तो यहां ध्यान देना कि ये ऊपर वाला जो सल्फर है ये क्या है, sp2 होने के कारण ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हम लोगों ने पढ़ रखा है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को हमेशा क्या देंगे, माइनस चार्ज, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को प्लस चार्ज। तो इस दो बॉन्ड के लिए ऊपर वाले को -2 मिलेगा, नीचे वाले को क्या मिलेगा, +6। या मतलब इस दो बॉन्ड के लिए तो +2 मिलेगा, लेकिन इसका टोटल कितना हो जाएगा, +6। तो एक्चुअल में यहाँ सल्फर के दो अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं, एक होता है -2 और एक होता है +6। इन दोनों का जब एवरेज ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा, +4/2। और इसलिए फॉर्मूले से जो निकल कर आ रहा था वो कितना आ रहा था, +2 निकल कर आ रहा था, एवरेज वाली वैल्यू। लेकिन इसमें -2 भी है और इसमें +6 भी है। समझ में आ गया। तो ऐसा ही जो एग्जाम्पल है वो कई बार सेम एटम होते हैं लेकिन हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग होने के कारण उनमें हमें ऑक्सीडेशन नंबर थोड़े अलग दिखाई देते हैं। ठीक, तो एक काम करते हैं, एक और एग्जांपल इसमें देख लेते हैं बेटा। ठीक है, मैं ये जो Na2S2O3 जो है, कुछ ऐसा ही जो एग्जांपल है वो कौन से देख लेते हैं, एक दूसरे मॉलिक्यूल का भी। जैसे यहां देखना CH3COOH है, CH3COOH। यहां देखना, इस ऑक्सीजन को इसे एक बॉन्ड के लिए -1 मिलेगा, इससे +1 मिलेगा, इसे एक बॉन्ड के लिए इसे +1 मिलेगा, इससे -1 मिलेगा। इस ऑक्सीजन का तो टोटल आ गया -2। ऊपर वाले में देखना, इसको -2 मिलेगा, इससे +2 मिलेगा। इतना क्लियर है। कार्बन और हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन को मिलेगा +1, इससे -1, इसे मिलेगा +1, इसे -1, इसे मिलेगा +1, इसे मिलेगा -1। अब यहां देखना, ये कार्बन और कार्बन दोनों जगह एटम सेम है, लेकिन ये वाला जो कार्बन है ये कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्योंकि इस पर एक पाई बॉन्ड है, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है इस पर। वैसे इस कार्बन पर 4 सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp3। दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होगा बेटा, sp2 वाला कार्बन, क्योंकि sp2 वाला कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इस एक बॉन्ड के लिए इसे क्या देंगे, -1, और इसे क्या दे देंगे, +1। तो यहां देखना इसका टोटल कितना आएगा, इस कार्बन का -1 -1 -1 और +1 कितना आ जाएगा, -2। इस कार्बन का कितना आएगा, +2 +1 -1, तो इस कार्बन का आ जाएगा टोटल कितना, +2। समझ में आया क्या। ठीक है, तो ये इस जगह कार्बन कितना आ रहा है, -2, उस जगह कार्बन कितना आ रहा है बेटा, यहां पर आ रहा है +2। क्लियर हुआ। तो ये यहां क्या दिख रहा है, सिमिलर एटम्स हैं लेकिन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग अलग हो जाएगी, उसके कारण उस बॉन्ड को भी ऑक्सीडेशन नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि उन दोनों का हाइब्रिडाइजेशन अलग अलग है। क्लियर हुआ। तो यहां पर हमने सारे जो एक्सेप्शनल केसेस हैं वो कंप्लीट कर लिए बेटा। स्पेशली ये Na2S2O3 या H2S2O3, इसका ध्यान रखना है, इसका एक्सेप्शन। ठीक है, यहाँ Na2 की जगह H2 भी हो सकता था, लेकिन सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर वही -2 और +6 आएगा। ठीक है, अब सबसे लास्ट वाले टॉपिक पर जाने वाले हैं, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। इसी को हमें बहुत ज्यादा पढ़ना है बेटा, इस पर बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज हम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या देखकर क्या बता सकते हैं, पहली चीज फॉर्मूला वैलिड है या नहीं ये भी चेक कर सकते हैं, और उस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा ये भी निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला कैसे निकालते हैं इसके एग्जांपल देखेंगे। पहले ये चेक कर लेते हैं वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला कैसे चेक करेंगे। अगर कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला है, मतलब कंपाउंड तो न्यूट्रल ही मॉलिक्यूल रहेगा, तो किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में या एक्चुअल कंपाउंड में, कि एक्चुअल कंपाउंड का जब हम फॉर्मूला लिखते हैं, आयन का नहीं, आयन की बात नहीं कर रहे हैं बेटा, हम एक्चुअल कंपाउंड की बात कर रहे हैं, वो तो न्यूट्रल ही होते हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं वो तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल ही है। तो कंपाउंड क्योंकि न्यूट्रल मॉलिक्यूल हैं, उनका सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा क्या आना चाहिए, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल एटम्स क्या होना चाहिए, ये आना चाहिए 0। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास ये दिया है कि ऑक्सीडेशन नंबर, जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कोई एक हाइपोथेटिकल एलिमेंट है ए, ये दे रखा है +2, और हमें दे रखा है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बी, ये दे रखा है -1, और हमें दे रखा है कि कंपाउंड का फॉर्मूला ए बी है। हमें चेक करना है ये करेक्ट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सारे ऑक्सीडेशन नंबर का समेशन कर देंगे। अगर समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 निकल कर आता है तो ये करेक्ट फॉर्मूला है। अगर हम समेशन करें तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, +2, बी की वैल्यू कितनी हो गई, -1,
समेशन 0 आ रहा है क्या? नहीं, मतलब ये जो है ये क्या है? इनकरेक्ट फॉर्मूला है। तो इस पर बेस बहुत सारे क्वेश्चंस भी बनते हैं बेटा, कि हमें पूछ लेता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एलिमेंट ये ऐसा दिया रहेगा, ए बी का या ए बी सी का या एक्स वाई जेड का, इस तरीके से ऑक्सीडेशन नंबर दिया रहेगा, और हमें पूछ लेगा कि फॉर्मूला कौन सा करेक्ट है। कौन सा फॉर्मूला करेक्ट होगा? जिसमें समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर सारे एलिमेंट का करने पर क्या कितनी वैल्यू आएगी? 0। ठीक, जैसे अगर हमारे पास ये फॉर्मूला दिया रहता है AB2, तो हम क्या देखेंगे? एक ए के लिए कितना है? +2। 2B के लिए कितना हो जाएगा? 2 इंटू -1। तो समेशन कितना आ रहा है? 0। क्योंकि समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 आ रहा है, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या है? ये करेक्ट फॉर्मूला है। तो हम वैलिडिटी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो गिवन फॉर्मूला है वो वैलिड है या नहीं है, इनकरेक्ट है या करेक्ट है। ठीक है, तो मतलब ये तो करेक्ट फॉर्मूला आ गया, मतलब एक्चुअल में फॉर्मूला क्या रहता है? AB2। ऐसे ही अगर हमारे पास ऑप्शन में A2B दिया हुआ रहता, तो 2A, मतलब एक ए का तो कितना है? +2, 2A का कितना हो जाएगा? 2 इंटू +2, और B का क्या हो जाएगा? -1। ये 0 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि इनका भी समेशन 0 नहीं आ रहा है, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो हमारे जो गिवन ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर थे, ठीक है, ये इनकरेक्ट फॉर्मूला निकल कर आया। ठीक है, हमारे पास ये जो गिवन ऑक्सीडेशन नंबर दिए हुए थे उसके हिसाब से ये दोनों फॉर्मूला इनकरेक्ट है और ये फॉर्मूला करेक्ट है। क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में? समझ में आ गया बेटा आपको? जितने भी एलिमेंट्स दिए रहेंगे वो सारे एलिमेंट्स के लिए, जितने भी एटम्स हैं, सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को ऐड कर देना है। अगर समेशन की वैल्यू 0 आती है तो करेक्ट है, अगर समेशन 0 नहीं आता तो इनकरेक्ट फॉर्मूला है। ठीक है, तो हमने पहले ये वाली चीज सीख ली कि वैलिडिटी ऑफ फॉर्मूला कैसे चेक करना है, कौन वैलिड फॉर्मूला होगा और कौन नहीं होगा। अब दूसरी चीज सीखते हैं कि कंपाउंड का जो फॉर्मूला है ये हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहां देखते हैं, मैं एक एग्जांपल करा रहा हूं बेटा, फिर आपको ट्राई करना है खुद से। ठीक है, फेरिक क्लोराइड, अगर इसका हमें फॉर्मूला निकालना है तो जो भी आयंस दे रखे हैं उसका फॉर्मूला लिख लो चार्जेस के साथ। ठीक है, जैसे यहां देखना फेरिक, अभी थोड़ी टाइम पहले हमने स्टॉक नोटेशन पढ़ते समय फेरस फेरिक पढ़ा है। फेरस होता है Fe2+, फेरिक होता है Fe3+, ये होता है Fe3+। क्लोराइड, क्लोराइड क्या होता है? Cl पर -1। अब जब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो इसे बोलते हैं क्रिस क्रॉस मेथड। क्या करेंगे? इसका जो नंबर है, इसका नंबर क्या है? 1। ठीक है, इसका जो नंबर है ये यहां जाएगा, इसका जो नंबर है वो यहां आएगा। ठीक है, इसका नंबर इस Cl को मिलेगा और Cl का नंबर इस Fe को मिलेगा, उस चार्ज में जो भी नंबर है। तो ये हो जाएगा Fe1 Cl3। तो हम 1 कभी नहीं लिखते, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? FeCl3। कैसे लिखना है फॉर्मूला इन आयनिक कंपाउंड का? समझ में आएगा बेटा? हम कोवेलेंट के लिए नहीं, आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं। ठीक, तो यहां पर जो भी चार्ज रहेगा, Fe3+ का चार्ज इसके पास, Cl- का चार्ज उसके पास। क्लियर हुआ? दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, फेरस, फेरस मतलब Fe2+, ये हो जाएगा Fe2+। ऑक्सलेट, ऑक्सलेट क्या होता है? C2O4 2-। ऑक्सलेट वाला फॉर्मूला भी लास्ट वाले लेक्चर में सीखा था हमने, C2O4 2- होता है। तो हम क्या करेंगे? इसका नंबर यहां पर, इसका नंबर यहां पर, तो ये क्या हो जाएगा? Fe2 C2O4 2। लेकिन सिमिलर नंबर कभी शो नहीं करते, हम हमेशा आयनिक कंपाउंड के लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो दोनों के दो को डिवाइड कर सकते हैं, तो एक्चुअल में फॉर्मूला जो आएगा वो क्या हो जाएगा? FeC2O4। क्लियर हुआ क्या? सबसे जो सिंपलेस्ट नंबर होते हैं वही शो करते हैं आयनिक कंपाउंड्स के केस में। समझ में आया बेटा? ठीक है, एक तीसरा देखते हैं, पोटेशियम परमैग्नेट। पोटेशियम क्या होता है? के, इस पर तो हमेशा ही +1 का ही चार्ज होता है। परमैग्नेट क्या होता है बेटा? ये होता है MnO4-। बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है हमारे लिए, हमारे सिलेबस में बार बार रिपीटेशन होगा इस कंपाउंड का, बहुत सारी रिएक्शन हमें पढ़ना है इससे रिलेटेड। ठीक है, तो इसका भी चार्ज -1 है, इसका भी चार्ज +1 है, तो 1 यहां जाएगा, 1 यहां जाएगा, मतलब सिंपली इसे क्या लिख लें? कि MnO4, क्योंकि ये तो ऐसे ही न्यूट्रल हो जा रहे हैं। तो ये फॉर्मूला हो गया। क्लियर हुआ बेटा? अगर सिमिलर नंबर आते हैं या मल्टीपल में नंबर आते हैं तो हम सबसे सिंपलेस्ट नंबर लिखते हैं, एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। मूल कंसेप्ट में हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला सीखा हुआ था। ठीक, क्लियर हो गया ये? अब आगे वाले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेटा। जैसे यहां देखना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम होता है +1, डाइक्रोमेट होता है Cr2O7 2-।
तो 2 माइनस का 2 यहाँ जाएगा, +1 का 1 इधर जाएगा, ये 2 जाएगा यहाँ, इसका 1 जाएगा यहाँ, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K2Cr2O7। 1 को तो हम लिखते नहीं है, तो ये हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला। जिंक सल्फेट का Zn पर चार्ज कितना होता है, 2+ का। सल्फेट, हमने इस आयन का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, SO4 2-। आपको बहुत सारे ऑक्सीजन से रिलेटेड आयन का फॉर्मूला मैंने लिख कर दिया हुआ है बेटा, उन सब के फॉर्मूले चार्जेस याद होने चाहिए। ठीक, यहाँ पर ये 2 यहाँ भी जाएगा, ये 2 यहाँ पर भी जाएगा, लेकिन हमें पता है कि हम सेम नंबर ऐसे रिपीट करके नहीं लिखते, इंपेरिकल फॉर्मूला लिखते हैं। तो यहाँ 2 से डिवाइड करने के बाद एक्चुअल में क्या बचेगा, ZnSO4। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम का चार्ज कितना होगा, Na+। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2-। तो 2 यहाँ आ जाएगा, 1 वहां चला जाएगा, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, Na2CO3। समझ में आ गया क्या। ठीक है, तो ऐसे एनसीईआरटी में भी इस तरीके के क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो आपको फॉर्मूला निकालते बनना चाहिए। जो भी दो आयन है, एक का चार्ज दूसरे का नंबर, दूसरे का चार्ज पहले का नंबर बना दोगे तो फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो ये हमने एक चीज सीख ली, एक एप्लीकेशन सीख लिया कि हम फॉर्मूला जो भी हमारे पास गिवन रहता है उसकी वैलिडिटी कैसे चेक कर सकते हैं। समेशन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर 0 आना चाहिए करेक्ट फॉर्मूला के लिए। दूसरा, फॉर्मूला लिखते कैसे हैं अगर उसका नाम हमें पता है तो। अब इसके बाद दूसरे एप्लीकेशन पर आते हैं। दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि कुछ जगहों पर हमें ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता हुआ दिखाई देता है किसी रिएक्शन में, कंप्लीट रिएक्शन नहीं, कोई आधी आधी रिएक्शन हमें दे देता है, और हमें उसमें क्या निकालना रहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने गेन किया है या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने लॉस किया है, या उस रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ते हैं किसी एक तरफ। ठीक, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड, इसको निकालने के लिए हम ऑक्सीडेशन नंबर को यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे देखना, यहां पर एक ऑक्सीजन का -1, 4 ऑक्सीजन के क्या हो जाएंगे, सॉरी, एक ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, -1 का चार्ज लाने के लिए इसका आ जाएगा +7। यहां तो Mn पर चार्ज +2 है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 ही रहेगा। तो यहां पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर +7 से +2 जा रहा है, मतलब कितने का डिफरेंस है, 5। जितने भी ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज आएगा वो इलेक्ट्रॉन के गेन या लॉस के कारण आएगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कौन सा होता है, -1। जब इलेक्ट्रॉन कोई एटम लॉस करता है तो उसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसका निगेटिव चार्ज बढ़ता है। ठीक है, तो इसका चार्ज +7 से +2 जा रहा है, तो उसका चार्ज 5 से कम हो रहा है, मतलब उसने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किए होंगे। समझ में आ गया। मतलब होता क्या है कि ऑक्सीडेशन नंबर में इंक्रीज आता है अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और उतने से ही इंक्रीज आएगा जितने इलेक्ट्रॉन वो गेन करा होगा। जब वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, लॉस करता है, जब कोई एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ते हैं। जितना वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना ही ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा। दूसरी चीज, ऑक्सीडेशन नंबर कम होता है अगर कोई भी एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कौन सा होता है, माइनस के चार्ज आने से वैल्यू कम होते जाती है चार्ज की, या निगेटिव में चला जाएगा। अगर 0 रहेगा, एटम का चार्ज अगर 0 रहेगा तो इलेक्ट्रॉन लेने के बाद वो माइनस चार्ज में चला जाएगा। ठीक है, तो यहां देखना, यहां है +7, यहां है +2। तो इलेक्ट्रॉन जब हमें रिएक्शन में ऐड करने होंगे तो ये कैसे करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, कितने कितने ऐड करेंगे, जितना डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। ठीक है, जितना भी डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते हैं। और कौन से साइड ऐड करते हैं, जिधर चार्ज ज्यादा होता है। ठीक है, साइड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन नंबर, जिधर भी हायर ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा उधर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं। तो आप क्या देखोगे, डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, +7 और +2 में 5 का है, तो 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। किधर ऐड करेंगे, ये रिएक्टेंट साइड, जिधर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है उस साइड। समझ में आया क्या। तो यहां इस एप्लीकेशन में हम एक्चुअल में पढ़ क्या रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत कुछ जगहों पर हमें पड़ती है। कई बार तो आपको ऐसा ही क्वेश्चन दे देता है जिसमें इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कि उसके ट्रांसफर, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन का लॉस या कितने इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ MnO4 माइनस ने 5 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, उसके बाद ये +7 से किस में कन्वर्ट हुआ है, +2 में। क्लियर हुआ? दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये कंप्लीट रिएक्शन नहीं है बेटा, ठीक है, बस जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है केवल उतनी ही चीज हमें दे देता है, पूरी कंप्लीट रिएक्शन हम नहीं देख रहे हैं। ठीक, हमें आधी अधूरी रिएक्शन वो देगा ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में, इलेक्ट्रॉन वाले क्वेश्चन में। ठीक, यहां देखना Fe का चार्ज +2 है, यहाँ Fe का चार्ज +3 है, दोनों में डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का है, 1। तो कितने इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, लेकिन किधर ऐड करेंगे, जिधर चार्ज ज्यादा होगा। +2 और +3 में किधर चार्ज ज्यादा है, +3 की तरफ चार्ज ज्यादा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड करेंगे। समझ में आया? अब इसके बाद नेक्स्ट कुछ एग्जाम्पल्स हैं, वो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं बेटा आपको। यहां पर देखना MnO4 माइनस, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकाला था +7, यहां कितना होगा, ये -2, ये -4, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +4। डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर कितने का दिखाई दे रहा है बेटा, 3 का, तो हम 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे किधर, हायर ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ, इधर। मतलब इस मैग्नीज ने कितने इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, 3 इलेक्ट्रॉन का गेन किया है। ठीक है, जबकि यहां पर क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, Fe2+ ने 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो +2 से चार्ज कहां चला गया, +3 चला गया बढ़कर। ठीक, यहां नेक्स्ट एग्जांपल देखना। अब यहां ध्यान क्या देना, अभी तक हमने जो एग्जांपल देखे थे उसमें एक एक ही एटम थे, मैग्नीज के या आयरन के, यहां 2 क्रोमियम है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, 1 ऑक्सीजन का -2, 7 ऑक्सीजन के -14, -2 का चार्ज लाना है अब हमें, तो यहां कितना ऐड करना पड़ेगा, +12। तो 2 क्रोमियम का +12 होगा। ऑक्सीडेशन नंबर तो +6 होगा क्रोमियम का, ठीक है, लेकिन 2 क्रोमियम का देखना है हमें, +12 टोटल चार्ज देखना है एटम्स का। ठीक है, तो यहां कितना हो गया, +12। यहां पर क्रोमियम का क्या दिख रहा है, 1 क्रोमियम का +3, 2 क्रोमियम का कितना हो जाएगा, +6। समझ में आया? जितने एटम है उतने एटम के लिए देखेंगे इलेक्ट्रॉन को ऐड करते समय। किसी को लग रहा होगा सर ऑक्सीजन क्यों नहीं लिखा इधर, हम कोई बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं देख रहे हैं बेटा, आपके पास ऐसी आधी चीजें ही लिख कर देगा, क्योंकि हमें केवल इलेक्ट्रॉन से मतलब है, हमें बस इतना बताना है किधर इलेक्ट्रॉन ऐड करना है। तो यहां देखना, यहां 12 है चार्ज, वहां 6 है। अब हम +6 और +3 नहीं देखेंगे, हाँ क्वेश्चन में पूछा होता कि ऑक्सीडेशन नंबर कितना है क्रोमियम का, तो प्रोडक्ट पे क्रोमियम का +3 है, रिएक्टेंट में क्रोमियम का +6 है, लेकिन हमें निकालना है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितने एटम होंगे सबका टोटल ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। तो यहाँ 2 क्रोमियम का +12, 2 क्रोमियम का +6, डिफरेंस कितने का है, 6 का है। 6 का है तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, लेकिन किधर, प्रोडक्ट साइड या रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट साइड, क्योंकि इधर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है। समझ में आया? नेक्स्ट एग्जांपल में देखना, यहाँ 3 आयरन है, तो तीनों आयरन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर चेक करेंगे। एक आयरन का 0, क्योंकि फ्री स्टेट में है बताइए, ये 0 ही रहने वाला है। यहाँ 1 ऑक्सीजन का -2, 4 ऑक्सीजन के -8, समेशन लाने के लिए +8। एक आयरन का तो +8/3 होगा ऑक्सीडेशन नंबर, लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन ऐड या सब्ट्रैक्ट करने, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए क्या देखना पड़ेगा, टोटल ऑक्सीडेशन नंबर तीनों आयरन का। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ 0 दिख रहा है और वहां +8 दिख रहा है। डिफरेंस कितने का हो गया, 8 का ही डिफरेंस है। अब ये जो 8 का डिफरेंस है उसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, लेकिन रिएक्टेंट साइड ऐड करेंगे या प्रोडक्ट साइड ऐड करेंगे, प्रोडक्ट तरफ ऐड करेंगे। जिधर भी हायर चार्ज दिखाई देगा, हायर ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई देगा, उस साइड इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, उसके बराबर जितना डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा। समझ में आया बेटा? अब इसके बाद 2 क्वेश्चन में दे रहा हूं बेटा आपके लिए, ये आपको खुद से ट्राई करना है, निकालना इलेक्ट्रॉन किधर ऐड करोगे। ध्यान से देखना, अगर आप यहां देखोगे टोटल सल्फर कितने हैं, ये 2 तो है, ये 2 और 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 4 सल्फर हैं। तो एक्चुअल में ऑक्सीडेशन नंबर आपको 4 सल्फर का निकालना है, क्योंकि उधर भी 4 सल्फर है। यहां देखो, 1 सोडियम का +1, 2 सोडियम के +2, ठीक है, 1 सल्फर, 1 ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन के -6, समेशन 0 लाने के लिए क्या हो जाएगा, +4। लेकिन ये +4 कितने के हैं, 2 सल्फर के हैं, ये 2 तो अभी हमने पिक्चर में लाया ही नहीं है। ठीक है, ये +4 कितने का है, 2 सल्फर का, 4 सल्फर का कितना हो जाएगा बेटा, +8। ठीक है, वहां देखते हैं, ये 1 सोडियम का +1, 2 सोडियम का +2, 1 ऑक्सीजन का -2, 6 ऑक्सीजन के -12, ये कितना हो जाएगा, +10। यहाँ 4 सल्फर का कितना है, +10। समझ में आया? तो यहां आ रहा था 4 सल्फर का +8, वहां आ रहा है 4 सल्फर का +10, तो टोटल 4 सल्फर के लिए जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है
वो कितने का है, 2 का है। तो हम 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे क्योंकि यहाँ दोनों तरफ 4 सल्फर लिखा हुआ है, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन कितना ऐड, किधर ऐड करेंगे, प्रोडक्ट की तरफ, क्योंकि इधर हायर ऑक्सीडेशन नंबर निकल कर आ रहा है। समझ में आया? तो हम बोलेंगे कि इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और उसमें कन्वर्ट हो गया। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वाले एग्जांपल में देखना, I2 मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो 0 हो जाएगा, लेकिन 2 आयोडीन है। यहां देखना, एक हाइड्रोजन का +1, अभी हम सिर्फ इतने के लिए देख रहे हैं, ठीक। एक ऑक्सीजन का -2, 3 ऑक्सीजन के -6, समेशन 0 लाने के लिए कितना हो जाएगा, +5। तो एक आयोडीन का +5 निकाला, इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आ जाएगा, 2 आयोडीन का +10, जबकि यहां 2 आयोडीन का कितना है, 0। तो कितने का डिफरेंस है बेटा, 10 का डिफरेंस है। 10 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे, जिधर हायर ऑक्सीडेशन नंबर है इधर ऐड करने पड़ेंगे, तो यहां कर देंगे हम 10 इलेक्ट्रॉन। समझ में आया क्या? ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसी भी आधी रिएक्शन में ही यूजुअली आपको देखा, क्योंकि कंप्लीट रिएक्शन में कभी इलेक्ट्रॉन दिखते नहीं हैं, वो कैंसल आउट हो जाते हैं। ठीक, कई बार आपको आधी रिएक्शन दे देगा और उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कितने ऐड होंगे ये पूछ लेगा। ठीक, अब नेक्स्ट हम देखने वाले हैं क्या, ऑक्सीडेशन नंबर का एप्लीकेशन। ये है एसिडिटी ऑफ ऑक्साइड्स और ऑक्सो एसिड्स। जो ऑक्साइड्स या ऑक्सो एसिड है उसके एसिडिक नेचर को कंपेयर करने के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर को यूज कर सकते हैं। ये क्या है, लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये रूल तभी अप्लाई करेंगे जब सेम सेंट्रल एटम होते हैं। ठीक है, सेम सेंट्रल एटम होते हैं, मतलब एक ही एटम का अलग अलग ऑक्साइड होगा तो रूल को अप्लाई करेंगे, एक ही एटम के अलग अलग ऑक्सो एसिड्स होंगे तो ये रूल अप्लाई करेंगे। एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। रूल क्या है, ये कहता है कि जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है, ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। जब ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर भी मॉलिक्यूल का बढ़ेगा। समझ में आ गया? एग्जाम्पल के लिए यहां देखना, जैसे हमारे पास क्या है, कोई एग्जाम्पल है ClO2 और एक है Cl2O। इन दोनों में हमें ऑक्सीडेशन नंबर कंपेयर करके हम इसके ऑक्साइड के एसिडिक नेचर को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन नंबर देखना, दोनों जगह ही ऑक्साइड है, क्लोरीन का ही ऑक्साइड है, तो सेम एलिमेंट के ऑक्साइड होने चाहिए। ठीक है, एक ऑक्सीजन का -2, 2 ऑक्सीजन के -4, क्लोरीन का क्या हो जाएगा, +4। यहां पर देखना, एक ऑक्सीजन का -2, 2 क्लोरीन का +2, एक क्लोरीन का +1, तो एक जगह +4, एक जगह +1। जब दोनों ही जगह क्लोरीन को देख रहे हैं तो क्लोरीन के ही ऑक्साइड को देख रहे हैं तो ही कंपैरिजन करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से बेटा। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसका एसिडिक नेचर ज्यादा हो जाएगा इससे। जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा, तो ये एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ गया इसका। समझ में आया? दूसरा देखना, ऑक्सो एसिड्स हमने पहले भी बोला था, ऐसे एसिड जिसमें OH प्रेजेंट रहता है, जैसे एक है क्या, HClO, दूसरा है HClO2, ठीक है, तीसरा है HClO3, चौथा है HClO4। अगर हम, ये हैं ऑक्सो एसिड्स, अगर इसके एसिडिक नेचर को हमें कंपेयर करने के लिए बोला है कि क्यों, किसकी एसिडिटी ज़्यादा है किसकी एसिडिटी कम है, ऐसे केस में हम क्या करेंगे, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो जाएगा, +1, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +3, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +5 और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +7। आप कैलकुलेट कर सकते हो रूल के हिसाब से। जैसे जैसे ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर बढ़ेगा। क्लियर हुआ? बहुत ही सिंपल रूल है, बस ध्यान रखना ये रूल ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस पे अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, एक्सेप्ट ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस। जो ऑक्सो एसिड के जो फॉस्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं उसमें ये एप्लीकेबल नहीं है। एग्जांपल के लिए, जैसे अगर हम लिखें H3PO4 और लिखते हैं H3PO2 और लिखते हैं H3PO3, एक काम करते हैं H3PO3 फिर H3PO2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +5, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +3 और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर है +1। ऑक्सो एसिड्स और फॉस्फोरस के ये फॉर्मूले हैं बेटा, इनको डिटेल में बहुत सारे अलग भी ऑक्सो एसिड्स पढ़ेंगे हम पी ब्लॉक वाले चैप्टर में। फिलहाल के लिए इन 3 को हम एग्जांपल में ले रहे हैं। यहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा, ये रिवर्स ऑर्डर आ जाएगा। होना क्या चाहिए था, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन नंबर कम है वो एसिडिक नेचर हो जाता है।
वो एसिडिक नेचर का ऑर्डर आ जाता है। तो ऑक्सो एसिड और फॉस्फोरस में इस रूल को अप्लाई नहीं करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा तो एसिडिक नेचर बढ़ेगा, बाकी सारी जगह अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर सिंपल मैंने 2 क्वेश्चन लिए, यहाँ देखना, अरेंज फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर। एसिडिक नेचर के ऑर्डर में अरेंज करना है बेटा। आप देखोगे तो इस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +3, इस फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आएगा +5। तो जहाँ दोनों ही फॉस्फोरस के ऑक्साइड्स हैं, जहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा उसका एसिडिक नेचर भी ज्यादा होगा। क्लियर हो गया? दूसरा, ठीक है, ऑक्साइड्स एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, अलग अलग तरीके के होते हैं। हम सिर्फ एसिडिक नेचर को कंपेयर करना सीख रहे हैं किससे? ऑक्सीडेशन नंबर से। नेक्स्ट क्या है, यहां पर ये ब्रोमीन के ऑक्सो एसिड्स हैं, ये है +1, ये है +3, ये है +5 और ये है +7। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये ब्रोमीन के ऑक्सीडेशन नंबर कुछ वैसे हैं जैसे मैंने क्लोरीन के एग्जांपल्स लिए थे। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे एसिडिक नेचर भी बढ़ेगा। समझ में आ गया? ठीक, तो ये हो गया हमारा तीसरा एप्लीकेशन। अब सबसे लास्ट एप्लीकेशन पर जाने वाले हैं और वो क्या है? डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। अब जाकर हम रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं बेटा। ठीक है, हम रेडॉक्स रिएक्शन की डेफिनेशन ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ने के बाद क्यों देख रहे हैं? क्योंकि एक्चुअल में हम हर जगह, अब कोई रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है या नहीं, वैसे तो इसकी अलग अलग डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम ऑक्सीडेशन नंबर देखकर बताएंगे कि कहां पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन की रिएक्शन है। क्लियर है? एक्चुअल में शुरुआत में रेडॉक्स में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन अलग थी। शुरुआत में डेफिनेशन क्या थी? हम ये कहते थे कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन जहां पर भी होगा उसे क्या बोल देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन क्या थी? ऑक्सीडेशन की शुरुआत में डेफिनेशन ये थी कि जहां पर भी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, उसे हम ऑक्सीडेशन बोल देंगे। ठीक है, और क्या था? रिडक्शन के लिए डेफिनेशन क्या था? रिडक्शन के लिए डेफिनेशन ये था कि जहां पर भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोल देंगे। ठीक, लेकिन बाद में ये समझ में आए कि बहुत सारी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन जैसे ही रिएक्शन जैसा ही बिहेव करते हैं वो, लेकिन उसमें ऑक्सीजन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है या उसमें हाइड्रोजन पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है। ठीक है, तो फिर इसका थोड़ा डेफिनेशन और चेंज किया। क्या बोला? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह पर इसको और क्या बोल दिया? रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहां होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन जहां होगा वो ऑक्सीडेशन। वैसे ही एडिशन ऑफ हाइड्रोजन की जगह पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन जहां होगा, ठीक है, उसे हम क्या बोल देंगे? रिडक्शन। लेकिन फिर ये समझ में आए कि फिर भी हो सकता है बहुत सारी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड भी ना हो, हाइड्रोजन रिमूव भी ना हो, हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही ना हो, तो ऐसे केस में इस डेफिनेशन को फिर से चेंज करने की जरूरत पड़ी। फिर चेंज करके क्या किया साइंटिस्ट ने? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन की जगह, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है, तो इसका डेफिनेशन क्या कर दिया और चेंज किया? एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, इसे क्या बोल दिया? ऑक्सीडेशन। ठीक है, वैसे ही और एडिशन ऑफ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम को क्या बोल दिया? रिडक्शन। हाइड्रोजन है वो लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, तो उस डेफिनेशन को छोड़कर जहां हाइड्रोजन नहीं भी हो वहां पर भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकालने के लिए इस डेफिनेशन को इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेसिस पर लिख दिया। ठीक है, यह वैसे ही रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन की जगह पर और क्या लिख सकते हैं? और रिमूवल ऑफ लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है, ये भी ऑक्सीडेशन की और दूसरी डेफिनेशन हो गई। वैसे ही यहां पर और क्या लिख सकते हैं? और रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है, ये डेफिनेशन क्या? लेकिन मैं इसके एग्जांपल्स नहीं करा रहा हूं बेटा, उसका रीजन ये है कि ये हर जगह ये डेफिनेशन एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए हम ऑक्सीडेशन नंबर वाले ही सारी जगह पर यूज करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर वाला कंसेप्ट, क्योंकि ये वाली जो चीज है वो हर जगह एप्लीकेबल नहीं होती, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हो जाते हैं जहां वो काम नहीं करते। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देखना, ये सोडियम है, सोडियम है, यहां पर हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये NaH बना,
ठीक है। तो सोडियम क्या हो रहा है, 0 से ऑक्सीडेशन नंबर +1 में जा रहा है, इसमें सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर, इसका सोडियम का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। जबकि ये हाइड्रोजन का एडिशन है, हाइड्रोजन का एडिशन क्या होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर। तो इसलिए हम इन डेफिनेशन की एग्जांपल नहीं देख रहे हैं, क्योंकि वो कुछ जगहों पर गलत आंसर दे देते हैं। इसलिए बस डेफिनेशन ध्यान में रखना, क्योंकि एनसीईआरटी में इन डेफिनेशन को मेंशन किया हुआ है, लेकिन हर डेफिनेशन हर जगह, इनमें से जितनी भी अभी तक हमने डेफिनेशन देखी है वो हर जगह काम नहीं करती। ठीक है। फिर हमारे पास ऐसी भी रिएक्शंस आ गई जिसमें कोई दूसरा एटम पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा था, जिसमें केवल इलेक्ट्रॉन का लॉस या इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा था। तो फिर इस डेफिनेशन को फिर से थोड़ा चेंज किया, इलेक्ट्रॉन के टर्म में लिख दिया। ठीक है। एक और डेफिनेशन है जो हर जगह पर करेक्ट मानेंगे, और वो क्या है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको अब हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल को ही, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये हर जगह एप्लीकेबल है, और उसी रिमूवल या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम चेक करेंगे ऑक्सीडेशन नंबर से, क्योंकि इससे पहले वाला जो एप्लीकेशन देखा था उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करना सीखा था हमने, कुछ उसी चीज को यूज करके हम ये रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन को चेक कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर की हेल्प से। ठीक है। यहां देखना, वैसे ही यहां पर जहां पर भी एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रिडक्शन बोलते हैं। तो ये वाली डेफिनेशन ऐसी है जो हर जगह काम करती है। आजकल इलेक्ट्रॉन की जगह इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला टर्म भी यूज करते हैं, ठीक, लेकिन ये डेफिनेशन हर जगह काम करेगी। इसके इसके अलावा जितनी भी डेफिनेशन है उनके कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं, वो हर जगह काम नहीं करते। ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर वाली डेफिनेशन पढ़ते हैं जो हर जगह हम यूज करेंगे। ठीक है। ये तो केवल थ्योरी पता रहनी चाहिए, इसलिए मैंने लिखा दिया है बेटा। ठीक है। अब यहां देखना, ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर क्या है, जिस भी एटम का, जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज होगा, मतलब रिएक्टेंट के कंपैरिजन में प्रोडक्ट में उस एटम का ऑक्सीडेशन नंबर जब ज्यादा होगा तो हम बोलेंगे कि उसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है। वैसे ही अगर किसी एटम का ऑक्सीडेशन नंबर किसी रिएक्शन में कम हो गया है तो हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन। और इन केस ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हुआ है तो नो ऑक्सीडेशन नो रिडक्शन। एक चीज और ध्यान रखना है बेटा, डेफिनेशन हम दोनों की अलग अलग पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई भी रिएक्शन में विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होता, विदाउट रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं होता। तो रिएक्शन के नेम भी हम कई बार सिर्फ ऑक्सीडेशन लिख देते हैं, क्योंकि जिस कंपाउंड पर फोकस होता है केवल उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, बट किसी दूसरे कंपाउंड का रिडक्शन भी साथ में होना जरूरी है। विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन पॉसिबल नहीं है, विदाउट रिडक्शन ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है। फिर इसका एप्लीकेशन पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भूलना नहीं है बेटा। ठीक है। विदाउट ऑक्सीडेशन, विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है। और विदाउट रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैन नॉट टेक प्लेस, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है। वैसे दूसरी चीज और इसी का अपोजिट भी लिख सकते हैं, विदाउट रिडक्शन ऑक्सीडेशन कैन नॉट टेक प्लेस। ठीक है। तो बिना रिडक्शन के ऑक्सीडेशन नहीं होगा, बिना ऑक्सीडेशन के रिडक्शन नहीं होगा, दोनों प्रोसेस हमेशा 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 साथ में चलती है। क्लियर है। अगर कोई रिएक्शन में आपको सिर्फ ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है तो वो आधी रिएक्शन है। जैसे इसके पहले जब हम कुछ एग्जांपल देख रहे थे इलेक्ट्रॉन के किस साइड ऐड करना है, तो वहां आधी अधूरी रिएक्शन लिखी थी, वो कंप्लीट रिएक्शन नहीं थी। तो जब आधी रिएक्शन देगा तो उसमें तो केवल आपको ऑक्सीडेशन या रिडक्शन मिल सकता है, लेकिन नेचर में जब भी कोई रिएक्शन होती है, जब भी हम कंप्लीट रिएक्शन को देखते हैं तो उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों साथ में ही होंगे हमेशा। क्लियर हो गया। अब उसको यूज करते हैं। यहां देखना, यहां फ्री स्टेट में सोडियम तो ऑक्सीडेशन नंबर 0, क्लोरीन मॉलिक्यूलर स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर 0, यहां बॉन्डेड फॉर्म में तो ग्रुप 1 का +1, Cl का -1। अब यहां क्या दिखेगा आपको, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से +1 जा रहा है, तो जब इंक्रीज है तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। समझ में आ गया। क्लोरीन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये कम हो रहा है, 0 से -1 जा रहा है, जब डिक्रीज हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। ठीक। तो एक्चुअल में ये रिमूवल ऑफ
इलेक्ट्रॉन और एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से ही रिलेटेड है। कैसे? ये सोडियम Na से Na+1 Na+ गया, प्लस चार्ज में गया, तो एक्चुअल में इसने क्या किया? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तभी तो चार्ज प्लस का आ रहा है, इसलिए इसमें क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर या रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों को एक ही चीज है, दोनों चीज, ठीक है। लेकिन क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकालना सीख लिया, तो बहुत आसानी से बिना कुछ ज्यादा सोचे समझे हम उसका ऑक्सीडेशन हुआ है किसका, रिडक्शन किसका हुआ है, ये निकाल सकते हैं। वैसे ही देखना क्लोरीन, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या था? 0। जब इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया तो ये -1 चला गया, ऑक्सीडेशन नंबर कम हो गया। तो इसने क्या किया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन किया, इलेक्ट्रॉन का गेन किया है, इलेक्ट्रॉन का गेन किया, इसलिए इसमें क्या हुआ है? रिडक्शन। ठीक है। जैसे यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर से अगर हम देखेंगे तो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 से -1 गया, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ तो रिडक्शन। तो लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ये कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं है। ये जो हमने डेफिनेशन बताया है बेटा, ये एक्चुअल में जो डेफिनेशन है ये केवल आपको थ्योरी बताने के लिए सिर्फ लिखा दिया है, कहीं एक्चुअल में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आ जाएं तो उसको टिक कर पाओ। लेकिन अदरवाइज जब हम ऑक्सीडेशन या रिडक्शन निकालेंगे तो इसी तरीके से निकालेंगे। दूसरी रिएक्शन देखना, एक हाइड्रोजन का +1, 4 हाइड्रोजन के +4, कार्बन का आएगा -4। ये तो मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो 0। ऑक्सीजन का -2, कार्बन का क्या आ जाएगा? +4। 2 ऑक्सीजन का -4, कार्बन का +4, एक हाइड्रोजन का +1, एक ऑक्सीजन का -2 आएगा। अब आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालते बनना चाहिए बेटा, ठीक है, जल्दी जल्दी निकालते बनना चाहिए। यहां देखना, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? -4 से कहां जा रहा है? +4। ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, इसका मतलब कार्बन का क्या हो गया है? ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन का कोई ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रहा है क्या? नहीं। किसका चेंज हो रहा है? ऑक्सीजन का। ठीक है, ऑक्सीजन का 0 से कहां गया? -2 गया है, यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, तो ये क्या हो गया? ऑक्सीजन का यहां रिडक्शन हो गया है। समझ में आया? तो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अब जब भी कहीं रिएक्शन में पूछेगा तो आप किससे निकालोगे? चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर से। जहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा उसे एटम का ऑक्सीडेशन हुआ है, जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ उसका रिडक्शन हुआ है। क्लियर हो गया? जिस रिएक्शन में कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होगा वो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। और एक चीज ध्यान रखना बेटा, अगर हमें कंप्लीट रिएक्शन दी हुई होगी तो अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कम भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकता, विदाउट रिडक्शन ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। ठीक, अब यहां देखना, कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं। कंप्लीट रिएक्शन नहीं है, बस आपको बताना है कौन से एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हुआ है, कौन से एलिमेंट का रिडक्शन हुआ है। फ्री स्टेट में है, ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ऑक्सीजन का -2, जिंक का +2 है, जिंक का 0 से +2 जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। कंप्लीट रिएक्शन नहीं है बेटा, ये आधी रिएक्शन दी हुई है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ये दिया ही नहीं है, इसलिए सिर्फ ऑक्सीडेशन दिखाई दे रहा है। कंप्लीट रिएक्शन दी हुई होती तो साथ में किसी एलिमेंट का रिडक्शन भी दिखाई देता। ठीक, नेक्स्ट, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ क्या आता है? -4, यहाँ पर क्या आता है? +4, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखना, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 फ्री स्टेट में दिखाई दे रहा है, यहाँ कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर -4, 0 से -4, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्शन। ठीक है, इन दोनों में इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर था, यहाँ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। यहाँ क्रोमियम का देखते हैं, अगर आप निकालोगे तो 7 ऑक्सीजन का -14, -2 के लिए +12, एक क्रोमियम का +6, वहां देखते हैं। 4 ऑक्सीजन का -8, -2 लाने के लिए कितना हो जाएगा? +6, यहां भी +6 है, यहां पर भी +6 है, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्या है? नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है ये नाइदर ऑक्सीडेशन है नॉर रिडक्शन है। समझ में आ गया? ना तो ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन है और ना ही रिडक्शन वाली रिएक्शन है, क्योंकि ना तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है और ना ही ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ठीक, इसके बाद अब यहां पर क्वेश्चन पूछा हुआ है, देखना, आइडेंटिफाई विच स्पीसीज आर ऑक्सीडाइज्ड एंड विच आर रिड्यूस्ड। इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम डिटेल में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने ही वाले हैं, लेकिन ये कंसेप्ट को समझने के लिए जरूरी है, इसलिए इन क्वेश्चंस को यहां ले रहे हैं। ठीक है, यहां देखना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, फ्री स्टेट में 0 आ जाएगा, एक हाइड्रोजन का +1, 2 का +2,
ऑक्सीजन का -2। सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, इसका कितना, ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा, -2। यहाँ H2 ये 0 है मॉलिक्यूलर स्टेट में। अब यहाँ क्या दिखेगा, सोडियम 0 से +1 जा रहा है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, मतलब सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। क्लियर हुआ। वैसे ही यहाँ ऑक्सीजन का तो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, हाइड्रोजन का जरूर हो रहा है। हाइड्रोजन कहाँ गया, 0 सॉरी +1 से 0 चला गया, डिक्रीज हो गया, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का रिडक्शन हो गया है। अब ये एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन वाले रूल से नहीं निकाल पाते, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, क्योंकि हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है। ठीक, तो ऑक्सीडेशन नंबर वाले कंसेप्ट से निकालना बहुत आसान है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहता। ठीक, यहां देखना दूसरा एग्जांपल क्या है, H2O2, एक हाइड्रोजन को पहले देंगे +1, फिर +2, इसको -2, इसको मिलेगा -1। यहाँ देखना, एक हाइड्रोजन का +1, यहाँ +2, ऑक्सीजन का -2। ये तो मॉलिक्यूलर स्टेट में है तो 0। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज ही नहीं हुआ है, जो भी चेंज हुआ है वो सिर्फ ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर -1 से -2 गया है, डिक्रीज हुआ है, और ऑक्सीजन का ही ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हुआ है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो जाए, एक ही एलिमेंट का रिडक्शन भी हो जाए। तो यहाँ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑक्सीजन में ही है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी ऑक्सीजन में ही है, मतलब रिडक्शन भी ऑक्सीजन का ही है और ऑक्सीडेशन भी ऑक्सीजन का ही है। क्लियर हुआ। तो इस एग्जांपल को यही बताने के लिए लिया है कि ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा अलग अलग एलिमेंट में ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा, कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं, इनको क्या बोलते हैं ये बाद में टाइप ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ते समय सीखेंगे, लेकिन यहाँ एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और एक ही एलिमेंट का रिडक्शन हो, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आया बेटा। इसके बाद नेक्स्ट देखना, यहाँ हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेडॉक्स रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शन दे रखी, हमें पूछा है कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है। अब यहां देखना, ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन का +1, Cl का -1, सोडियम का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, सोडियम का +1, क्लोरीन का -1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2। आपको क्या दिख रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल। सोडियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +1 ही है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +1 और +1 ही है, नहीं है, चेंज ही नहीं है। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 और -2 है। ठीक है, हर एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर सेम है, ना तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है ना तो ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। तो यहां क्या है इस रिएक्शन में, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, नो चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब ये जो पहले वाला जो एग्जांपल है वो क्या है, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, नॉट अ रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आ रहा है। रेडॉक्स रिएक्शन उसको बोलेंगे हम जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आएगा। ठीक, यहां देखना, मैग्नीशियम फ्री स्टेट में है 0, मॉलिक्यूलर स्टेट में ऑक्सीजन 0, या मैग्नीशियम बॉन्डेड स्टेट में ये +2, ऑक्सीजन का -2। यहां चेंज दिखाई दे रहा है, दे रहा है क्या, बिल्कुल दे रहा है। ये 0 से +2, 0 से -2, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी है, मतलब ये रिएक्शन क्या है, ये रेडॉक्स रिएक्शन है। और हमने बोला था अगर हमें कोई कंप्लीट रिएक्शन दे रखी है, भले बैलेंस्ड ना दी हुई हो, उस रेडॉक्स रिएक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए रिएक्शन को बैलेंस होना जरूरी नहीं है, केवल ऑक्सीडेशन नंबर पता होना जरूरी है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज आया तो रेडॉक्स है, ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज नहीं आया तो रेडॉक्स नहीं है। समझ में आ गया। ठीक, भले रिएक्शन बैलेंस हो या नहीं हो वो देखने की जरूरत आपको नहीं है। और एक चीज ध्यान रखना, अगर कंप्लीट रिएक्शन दी है तो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों होंगे, अगर इंक्रीज होगा तो डिक्रीज भी होगा। ठीक, अगर सिर्फ इंक्रीज दिखाई दे रहा है मतलब वो आधी ही रिएक्शन है, कंप्लीट रिएक्शन नहीं दी है। ठीक, नेक्स्ट देखना, P4 मॉलिक्यूलर स्टेट में 0, Na का +1, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, हाइड्रोजन का +1, ऑक्सीजन का -2, 3 हाइड्रोजन के +3, एक हाइड्रोजन का +1, फॉस्फोरस का -3, यहाँ सोडियम का +1, 2 हाइड्रोजन के +2, 2 ऑक्सीजन के -4, फॉस्फोरस का +1। अब यहाँ अगर ध्यान से देखोगे सोडियम में कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, हाइड्रोजन में कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, ऑक्सीजन में कोई चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर नहीं है, केवल चेंज किस में, फॉस्फोरस में। फॉस्फोरस में ही 0 से -3 जा रहा है, फॉस्फोरस में ही
0 से +1 जा रहा है, तो फॉस्फोरस में ही इंक्रीज है, फॉस्फोरस में ही डिक्रीज है, मतलब ये वाली रिएक्शन भी क्या है, रेडॉक्स है। तो हमें क्या दिख रहा है, अगर किसी और एलिमेंट में चेंज नहीं है और अगर फॉस्फोरस में इंक्रीज आया तो फॉस्फोरस में डिक्रीज भी आना चाहिए, तभी ये पूरी कंप्लीट रिएक्शन रेडॉक्स रिएक्शन होगी। क्लियर है, मतलब बिना डिक्रीज के इंक्रीज नहीं होता, बिना इंक्रीज के डिक्रीज नहीं होता। समझ में आ गया। लेकिन अगर आपको कहीं पर क्वेश्चन आता है कि रेडॉक्स रिएक्शन कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो बस आपको चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर देखना है। जहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर दिखाई दिया वो रेडॉक्स है, जहां पर चेंज नहीं दिखाई दिया वो रेडॉक्स नहीं है। समझ में आ गया बेटा। तो हमने एप्लीकेशन वाले पार्ट की थ्योरी भी कंप्लीट कर ली है। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम क्या देखने वाले, हमने अभी 2 लेक्चर्स में जितने भी तरीके की थ्योरीज पढ़ी है, वैसे तो हमने ढेर सारे एग्जांपल देख लिए हैं ऐसे, लेकिन अब इन पर बेस्ड बहुत सारे और एमसीक्यूज हम ट्राई करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। क्लियर हो गया बेटा। तो आज के लेक्चर को यहीं पर रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बेटा।